कहानी की शुरुआत होती है 1975 न्यूयॉर्क सिटी के एक सार्वजनिक स्थान से, जहां एक आदमी जो कि उसी बिल्डिंग में रखे बम को रोकने की कोशिश करता है। उसके हाथ में दो बैग होते हैं। वह उस टाइमर को वाइट बैग से बनी मशीन में डालने वाला होता है। तभी अचानक एक व्यक्ति वहां पर आ जाता है। तभी दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं। इसी बीच वह आदमी बम को उस मशीन में डाल देता है, लेकिन इससे पहले कि वह मशीन बंद हो पाती, वह बम वहीं पर फट जाता है, जिससे कि उसका चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है। वह तुरंत अपना बैग ढूंढने लगता है, जिसमें वह सामने वाला व्यक्ति उसकी मदद करता है, जिसका उपयोग कर वह वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। दरअसल वह एक टाइम मशीन होती है, जिसका उपयोग कर वह अपने समय सन 1992 में वापस पहुँच जाता है। उसकी आंखें खुलती है और उसके सामने वाली दीवार पर कुछ लिखा होता है कि बीते कल में वह काम ना करें जो कि आने वाले कल में होने वाला हो, और दूसरा, अगर आप किसी काम पर सफल हो चुके हैं तो पुनः प्रयास न करें। वह व्यक्ति उठता है, तभी दो ऑफिसर उसके सामने आ जाते हैं और उसके काम के लिए उसे मेडल सौंपते हैं। अंतिम मिशन के बाद अब उसे रेस्ट करने को कहा जाता है। वह एजेंट शांत बैठा होता है। उन्हें दी बार कीपर्स कहा जाता है, जो कि बड़ी बड़ी घटनाओं को रोकने का काम करते हैं। वह बॉम्बर के बारे में सोच रहा होता है, जिसे वह 1975 में मिला था। कुछ पल के लिए एजेंट ने उस घटना को रोक तो दिया, लेकिन उस भगोड़े बॉम्बर ने फिर से हमला किया और 11,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। अब एजेंट को एक और मौका चाहिए था ताकि वह उसे रोक सके। उस हादसे के बाद अब उसे एक नया चेहरा मिल जाता है, साथ ही उसकी आवाज़ भी बदल जाती है और अब वह धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। और ठीक होते ही उसे उसकी टाइम मशीन वापस दे दी जाती है। यहाँ पर उसके सीनियर ऑफिसर उसे बताते हैं कि इस बार किसी भी प्रकार की गलती को सहन नहीं किया जाएगा और गलती होने पर उसे सजाए मौत दी जाएगी। जिसके बाद वह उस मशीन को लेकर वहां से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम नवंबर 1970 में एक बार को देखते हैं, जहां पर वह एजेंट एक बार टेंडर बन गया होता है। यहाँ पर उससे मिलने एक लेडी आती है, जो कि काफ़ी परेशान होती है और वह कुछ ड्रिंक्स लेती है। वे आपस में बात करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता है जिस पर वे लोग बात कर सके। तब वह लेडी, जिसका नाम जेन होता है, वह उससे अनमैरिड वुमन के बारे में बात करती है। यह सुनकर बारकीपर को काफ़ी अजीब लगता है। वह उसे बताती है कि वह यह स्टोरीज कन्फेशन के लिए लिखती है, अनमैरिड वुमन के नाम से, जिसके लिए वह काफ़ी अच्छे पैसे भी चार्ज करती है। और ये सब कुछ उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वह उसकी कई बात पहले ही पढ़ चुका था। अब दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बात होने लगती है। वह उससे कहता है, तुम्हारी औरतों के बारे में सोच काफ़ी अच्छी है, तुम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तभी वह उसे बताती है कि उसके पास एक ज़बरदस्त स्टोरी है, जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता है। इस पर उनकी शर्त लग जाती है। तभी हम न्यूज़ देखते हैं, जिस पर बॉम्बर के बारे में न्यूज़ चल रही होती है, जिस पर जेन कहती है कि फेजल बॉम्बर, ये बॉम्ब प्लान करना इतना आसान नहीं होता है। उसके हिसाब से उसे सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वह दोबारा ऐसा ना कर सके। तभी वह बार कीपर उसे कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस पर तुम्हें खतरा हो सकता है। और वैसे भी तुम मुझे एक कहानी सुनाने वाली थी, उसका क्या हुआ? तभी वह उसे अपनी कहानी बताती है। जबकि वह छोटी बच्ची थी, 1944 में किसी ने उसे अनाथालय के सामने छोड़ दिया था, जहाँ से उसे नाम मिला जेन, और यहीं से उसकी परवरिश की गई। जेन कभी बीमार नहीं हुई। वह पढ़ने और बाकी सभी कामों में काफ़ी समझदार थी, लेकिन उसे अपनी फैमिली की काफ़ी याद आती थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि काश उसकी कोई फैमिली होती, और आखिर उसकी फैमिली ने उसे क्यों छोड़ दिया। लेकिन इसके अलावा भी कई बातें थी जिससे कि वह काफ़ी परेशान थी। वह खुद को काफ़ी अलग फील किया करती थी, और सेक्स ने उसे उलझा के रख दिया था। उससे वह काफ़ी अलग लगता था। वह समझ चुकी थी कि वह सबसे अलग है। सारी बातों को देखते हुए उसने यह ठान लिया था कि जो भी परेशानी उसने झेली है, वह कभी उसकी संतान नहीं झेलेगी। इसीलिए जेन का ध्यान बाकी चीज़ों में नहीं गया। जेन ने फाइटिंग सीखी। वह सबसे आगे थी, लड़कियों और लड़कों से भी। लेकिन बड़ी होते ही वह समझ गई थी कि वह शादी नहीं कर पाएगी। तभी उसकी मुलाकात मिस्टर रॉबर्टसन से होती है, जो कि एक साइंटिस्ट था। वह एक स्पेस कॉर्प संगठन से जुड़ा होता है। उसे जेन की तरह लड़कियों की खोज होती है, और जैसा कि जेन को भी इसमें इंटरेस्ट होता है, और वह सारी खूबी जेन पर मौजूद होती है। आगे उसका इंटरव्यू होता है और उसे चुन लिया जाता है। उसे ट्रेनिंग दी जाती है, और अधिकतर लड़कियां इस पर कमज़ोर होती है, लेकिन जेन नहीं।
उसने सारे टेस्ट बढ़िया तरीके से पास किया। तभी जेन से एक गलती हो जाती है जिस पर रॉबर्ट उसकी हेल्प के लिए रेडी होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है। वह वापस आकर घर के कामों में लग जाती है और इसके साथ ही वह नाइट क्लास भी ज्वाइन कर लेती है। और इसी के साथ उसने पहली बार कन्फेशन स्टोरी पर ध्यान दिया। और यहीं पर उसके साथ एक घटना घटती है। उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो कि पहले से ही किसी का वेट कर रहा होता है। और किसी संयोग से दोनों के मन में एक ही बात आती है। वह एक अमीर आदमी था, साथ ही उसने उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और एक दिन जब भी एक साथ बैठे थे, वह अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद उसने कभी उसे नहीं देखा। कुछ समय के बाद रॉबर्ट फिर से जेन के पास आता है। उसे जेन की तरह लोगों की खोज होती है, जिस पर जेन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह क्या करे। लेकिन जेन प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसीलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आगे चलकर उसने एक लड़की को जन्म दिया। तब वहाँ पर मौजूद सर्जन ने उसे बताया कि उसकी आंतरिक संरचना काफ़ी अलग है, जिसके बारे में पहली बार उसे बताया जा रहा होता है। जैसा कि वह लेडी 35 साल की एज तक एक लड़की थी, लेकिन उसके बाद सर्जरी हुई और वह आदमी बन गई। और उसके बाद उसकी शादी हुई और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह सर्जन उसे यह स्टोरी क्यों बता रहा है। वह उससे पूछती है कि इन सभी चीज़ों से उसका क्या लेना देना है, जिस पर वह सर्जन कहता है कि उसकी बच्ची के जन्म के बाद उन्होंने जेन के शरीर में महिला और पुरुष दोनों के अंगों का सेट पाया है और वे दोनों सेट पूरे थे। लेकिन बच्ची के जन्म के कारण ऑपरेशन करना पड़ा और इस सर्जरी के होने के बाद वह बहुत ही जल्द लड़का बन जाएगी। वह अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाह रही होती है, लेकिन उसका बच्चा चोरी हो जाता है, जिसे एक आदमी ने चुराया होता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। कुछ समय के बाद जेन की सर्जरी होती है, जो कि 11 मंथ तक चली। उसने पुरुषों की तरह सब कुछ सीखा और उसे एक नया जीवन मिला, लेकिन वह अभी भी उस आदमी को भूल नहीं पाई। यह सारी बातें सुनने के बाद बारकीपर कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन वह कुछ करना चाहता था, पर आखिरकार वह क्या ही करता। इसलिए वह वापस स्पेस कॉर्प चला जाता है, जहाँ पर फिर से उसका परीक्षण होता है। वह अपनी लाइफ को एक उद्देश्य देना चाह रहा था, उस आदमी को ढूंढकर मारना चाह रहा था। आगे उसने अपना नाम चेंज किया और वह एक कुक बन गया, लेकिन वहाँ पर पैसा काफ़ी कम था। तो इसी के साथ उसने टाइपराइटर खरीदकर कहानी लिखना शुरू किया और इस तरह जन्म हुआ द अनमैरिड वुमन का। इस तरह एक आदमी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बारकीपर कहता है कि क्या हो कि मैं तुम्हें उस आदमी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं, तो तुम क्या करोगी? जिस पर वह कहता है कि वह उसे जान से मार देगा। आगे वह बारकीपर उसे बताता है कि वह रॉबर्टसन के लिए काम करता है और वह उसे एक मौका देना चाहता है बदला लेने का। यहाँ पर वह एजेंट उससे पहले से ही जानता था, जो कि अब जॉन बन चुका था। जेन उसके साथ नीचे जाती है, जहाँ पर वह उसके पास एक मशीन होती है, टाइम मशीन। जेन को उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, वह डरी होती है और तभी वे समय में पीछे पहुंच जाते हैं। वह एजेंट उसे समझाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की जा सकती है। अब जेन के पास एक मौका होता है कि वह अपने अतीत को बदल सके, तो वह अपने काम करने निकल पड़ता है। ठीक उसी समय जब जेन पहली बार उस लड़के से मिली थी, तब वह जेन से टकराता है और यहाँ पर वही बात फिर से रिपीट होती है। और जब वह जेन को पहली बार देखता है, तो वह उसे देखते ही रह जाता है। इस तरह वह अपने अतीत से ही बात कर रहा होता है। इधर एजेंट फीजल बॉम्बर की तलाश में होता है। वह उसे रोकता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें वह बॉम्बर एजेंट को घायल कर देता है। तभी उसे फायरिंग की आवाज़ आती है, जहाँ पर एक आदमी आग से घायल होता है और उसके पास उसी की तरह एक टाइम मशीन होती है। एजेंट उसकी मदद करता है, जिससे कि वह समय में वापस पहुंच जाता है। बार बार टाइम ट्रेवल करने के कारण उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही वह खुद से भी मिलता है, जो कि फीजल बॉम्बर होता है। इधर जॉन को खुद से ही यानी जेन से प्यार हो जाता है और वह अपना काम भूल जाता है। दोनों साथ समय बिताते हैं, जिससे कि एजेंट नोटिस कर रहा होता है। आगे एजेंट रॉबर्टसन से मिलता है, जिसके बाद वह सारी बातें उसे बताता है, जिस पर रॉबर्टसन उसे माफ़ कर देता है और वह वहाँ से चला जाता है। इधर जेन और जॉन काफ़ी करीब होते हैं और वे एक हो जाते हैं, जिसके बाद जेन एक लड़की को जन्म देती है, जिससे कि वह एजेंट चुराकर 1945 में एक अनजान अनाथालय भेज देता है।
और वह वापस जॉन के पास आ जाता है। इधर हमें बताया जाता है कि जेन, जॉन और उसकी बच्ची तीनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जॉन एजेंट के पास आता है जिसे कि काफ़ी बुरा लग रहा होता है। एजेंट उसे समझाता है कि वह सही रास्ते पर है। एजेंट उसे लेकर रॉबर्ट के पास पहुंचता है, लेकिन फिजल बॉम्बर अभी भी बाहर होता है और एजेंट को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। रॉबर्ट उसे एक टाइम सेट देता है और यह उसका लास्ट मिशन होता है। उसे सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है, लेकिन उसकी टाइम मशीन अभी भी ठीक होती है। इस तरफ जॉन को फिर से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे वह एजेंट के टेप रिकॉर्डर की मदद से सुन रहा होता है। तो इधर एजेंट एक टाइपिंग मशीन खरीद लेता है और वह दी अनमैरिड वुमन पर कहानी लिखना शुरू करता है। लेकिन अभी भी वह बॉम्बर के कारण काफ़ी परेशान होता है। उसे बार बार वही याद आ रहा होता है। एजेंट टाइम ट्रैवल कर अपने ही फ्यूचर से मिलता है, जो कि एक फीजल बॉम्बर बन गया होता है। वह उसे बताता है कि उसने उसे मार दिया है, लेकिन भविष्य में और भी ज़्यादा मरने वाले लोगों को उसने बचाया है, जिसका उसके पास प्रूफ भी होता है। इस तरह उसने कई लोगों को बचाया होता है, लेकिन उस बॉम्बर का अगला हमला 10,000 लोगों की जान लेने वाला होता है। वह बॉम्बर एजेंट को समझाता है कि उन्हें कोई भी नहीं समझ पाएगा, तभी वह बॉम्बर को मार देता है। आगे हम एजेंट के शरीर पर जॉन की तरह ही सर्जरी के निशान देखते हैं और इस तरह अंत में हम समझ पाते हैं कि वह बच्ची, जेन, जॉन और वह एजेंट और वह फीजल बॉम्बर सब एक ही व्यक्ति होते हैं। रॉबर्टसन ने सोच समझकर इस एजेंट के अस्तित्व की योजना बनाई, जो कि खुद ही के गर्भाधान और मृत्यु दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। जॉन एजेंट की छोड़ी गई टेप रिकॉर्डिंग में एजेंट इस बात पर विचार कर रहा होता है कि क्या वे सच में अपना भविष्य बदल सकते हैं।